नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड कल प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। केदारनाथ का 6वां दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है। दूसरी बार बद्रीनाथ पधारेंगे पीएम। और पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर खास तौर से इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां बहुत पहले से की जा रही हैं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो समय समय पर तैयारियों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंतजाम को लगभग पूरा किया जा रहा है। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, उसको लेकर भी सीएम धामी लगातार जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। कल उत्तराखंड का दौरा सीएम का हुआ था, आपने वो भी देखा था किस तरीके से उत्तराखंड में सीएम ने बद्रीनाथ पहुंचकर तमाम जानकारियां ली। पूरी किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, उसकी पूरी जानकारी ली। और अब बता दें आपको कि कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले खास इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभय, कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आएंगे और तैयारियां किस तरह से वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत की हो चुकी है। चमोली का जो जिला प्रशासन है इन तैयारियों को पिछले लंबे समय से यहाँ पर कर रहा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित यहाँ पर हुआ था, जैसे ही पीएमओ कार्यालय से इस कार्यक्रम की अनुमति यहाँ पर मिली, तो सीधे तौर पर कहें कि जो तैयारियां थी वो युद्ध स्तर पर यहाँ पर शुरू हुई। सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जिला प्रशासन अधिकारी थे, वो उन तैयारियों को करते हुए नजर आ रहे थे। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बद्रीनाथ धाम का दौरा यहाँ पर किया था। जो वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत जो काम हो रहे हैं उन कामों का उन्होंने स्तरीय निरीक्षण भी वहाँ पर किया था। और ये कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड में पहुँचेंगे, बाबा केदारनाथ धाम को दर्शन करेंगे, तो राज्य को बड़ी सौगात यहाँ पर रोपवे के रूप में केदारनाथ धाम के लिए देने जा रहे हैं। इस योजना का शिलान्यास यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से उत्तराखंड राज्य में मांग कर रहा था कि केदारनाथ धाम में जो रोपवे बनना है उस रोपवे का काम शुरू किया जाए। तो ये कह सकते हैं कि उस योजना को स्वीकृति मिलने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राज्य के लिए बड़ी सौगात है। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री जो वहाँ पर जो स्थलीय निरीक्षण, जो निर्माण के जो काम वहाँ पर हो रहे हैं उनका जायजा भी वहाँ पर लेंगे। तो ये राज्य के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री 6वीं बार, यानी प्रधानमंत्री रहते हुए 6ठी बार यहाँ पर उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। बाबा केदारनाथ के धाम के दर्शन करेंगे, बद्रीनाथ धाम में भी पूजा अर्चना करेंगे और राज्य की खुशहाली के लिए केंद्र सरकार से जो सहयोग की उम्मीद राज्य करता है उस उम्मीद को पूरा करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल अभय, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो कई सौगातें लेकर आ सकते हैं और जब भी वो आते हैं तो हमेशा उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर आते हैं। तो इस बार अगर देखा जाए तो क्या कुछ नया उत्तराखंड के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के आने से मिल सकता है? और सबसे बड़ी बात देखिए, केदारनाथ भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार इससे पहले जा चुके हैं। केदारनाथ से उनका खास लगाव हर किसी को पता है उसके बारे में। तो वहाँ पर भी इंतजाम जो किए जा रहे थे, अब उनकी क्या स्थिति है, कितना कंप्लीट हो गए हैं? जब केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के जो काम चल रहे थे उसका पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के कार्य वहां पर तीव्र गति से किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने का काम वहां पर किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दोनों जगहों पर जो पुनर्निर्माण के जो काम चल रहे थे, मास्टर प्लान के तहत जो काम होने, उन कामों के लिए डेडलाइन यहाँ पर घोषित कर दी गई है। 2023 तक वो सभी काम यहाँ पर पूरे करने के लिए कहा गया है। ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले राज्य सरकार की उन तैयारियों का एक छोटी वानगी मात्र से कही जा सकती है कि राज्य सरकार अपने उन कह सकते हैं कि अपने जो ऋण है उनको पूरा करने के लिए, कामों के निर्माण कामों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत यहाँ पर है और उसकी कोशिश राज्य सरकार की तरफ से लगातार यहाँ पर की जा रही है ताकि तय समय पर काम हो सके और जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल सके। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल उत्तराखंड में पहुँचेंगे, बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, तो उससे बाबा केदारनाथ धाम में ही वो कह सकते हैं कि मंदिर परिसर में ही जो रोपवे का जो शिलान्यास है उस कार्यक्रम को वहाँ पर करेंगे और ये बड़ी सौगात पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल, और अब देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, कई सौगातें लेकर आएंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे।
तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा 3,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का यहाँ पर आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा ही उत्तराखंड के लिए सौगातों से भरा रहता है और ये दौरा भी सौगातों से भरा ही रहने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं और उत्तराखंड के तमाम लोगों को ढेरों सौगातें देके जाते हैं, इस बार भी यही उम्मीद उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही है, महेंद्र भट्ट ने भी ये बात कही। उनका कहना है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो सौगातों का पिटारा वो खोलते हैं। मोदी जी का इस राज्य के प्रति लगाव है, स्नेह है और जब भी आए हम हमारे राज्य के लिए कुछ न कुछ देकर गए। मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी का ये दौरा भी जहाँ आध्यात्म से जुड़ा है वहीं साथ साथ इस विकास के लिए एक मैं कह सकता हूँ कि व्यापक मील का पत्थर साबित होगा। मोदी जी अबे देखिए इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और देखिए लगातार प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो इसी तरह से लोगों के लिए कई सौगातें लेकर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में हुई कर्मचारियों की ज्वाइनिंग आज दी जाएगी और 82 कर्मचारियों की ज्वाइनिंग होगी। एचसी से स्टे मिलने के बाद कर्मचारियों को दी गई ज्वाइनिंग, कर्मचारियों के साथ शपथ पत्र के साथ साथ कराई जाएगी ज्वाइनिंग। कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने किया था बाहर। नेताओं के करीबियों की विधानसभा में नौकरी का मामला और सरकार की कमजोर पैरवी के चलते हाईकोर्ट से झटका, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हुई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर ये जानकारी मिल रही है। प्लास्टिक और कूड़ा उत्तराखंड में हुई कर्मचारियों की ज्वाइनिंग को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एससी से स्टे मिलने के बाद कर्मचारियों को दी जाएगी ज्वाइनिंग। कर्मचारियों को शपथ पत्र के साथ कराई जा रही है ज्वाइनिंग। उत्तराखंड में विधानसभा में हुई कई कर्मचारियों की ज्वाइनिंग आज दी गई है। 82 कर्मचारियों की ज्वाइनिंग। संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं लगातार। अभय देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में कर्मचारियों की आज ज्वाइनिंग दी जाएगी और शपथ पत्र पर उनके साइन भी करवाए जाएंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? जब एक तो ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो शुरुआत यहाँ पर की गई थी अवैध नियुक्तियों पर जो वार यहाँ पर किया गया था उत्तराखंड विधानसभा की तरफ से, जिन नियुक्तियों को अवैध करार दिया गया था, जिन कर्मचारियों को सस्पेंड टर्मिनेट करने का काम विधानसभा प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया गया था, उस पर ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट में सरकार की कमजोर पैरवी के चलते अब ये सभी कर्मचारी वापस यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। 82 कर्मचारियों को ये कहते हैं, 72 कर्मचारियों को ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से स्टे यहाँ पर दे दिया गया। ये सभी कर्मचारी विधानसभा में अपनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ज्वाइनिंग करने से पहले कह सकते हैं कि विधानसभा प्रशासन की तरफ से इनसे एक शपथ पत्र यहाँ पर लिया जा रहा है। इस शपथ पत्र में साफ तौर पर कुछ चीज़ें जो बातें उल्लेखित की गई है उसमें कहा गया है कि अगर इस तरह की कोई आदेश पूर्व भविष्य में निकट आता है तो फिर उनकी जो नियुक्ति होगी उसे स्वतः ही रद्द यहाँ पर माना जाएगा, निरस्त माना जाएगा। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी के बाद सरकार को बड़ा झटका लगा है। जो कर्मचारी सरकार की तरफ से हटाए गए थे विधानसभा में, जिन कर्मचारियों को अवैध नियुक्ति करार दी गई थी, कर्मचारियों की जिनको हटाने का काम वहाँ पर किया गया था, वो अब कर्मचारी वापस कोर्ट की शरण में गए थे। कोर्ट की तरफ से उन्हें बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। उन्हें उनके जो टर्मिनेशन था उस टर्मिनेशन पर स्टे यहाँ पर दे दिया गया और ऐसे कर्मचारियों की 82 संख्या अभी तक यहाँ पर बताई जा रही है। आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी कोर्ट के शरण में जाने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा तो कहा जा सकता है कि अगर सरकार मजबूत पैरवी नहीं करती है तो फिर इसी तरीके से झटके हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार और विधानसभा को यहाँ पर लगते नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है कि जिस उम्मीद के साथ राज्य की जनता ने इस समय सरकार के इस निर्णय को देखा था, जिन बेरोजगारों ने सरकार के इस निर्णय की तारीफ करी थी, अब वही सब लोग फिर से एक बार आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सरकार की कमजोर पैरवी की शिकायत तो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। क्योंकि हाईकोर्ट में अगर कमजोर पैरवी करें तो इसका मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं पर कुछ खोट है। सरकार इन सब चीज़ों को स्पष्ट नहीं करना चाहती है। जो रीजन यहाँ पर दिए गए उन रीजन के चलते कह सकते हैं कि अब ये कर्मचारी अपना स्टे वापस लेकर फिर से पुनः अपनी नौकरियों को ज्वाइन करने लगे हैं। जी
बिल्कुल, और सरकार ने कमज़ोर पैरवी की है, जैसे कि आप लगातार बता रहे हैं अभय। और फिर इस पूरे मामले के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार ने पहले से क्यों नहीं इसको लेकर पैरवी को लेकर मजबूती दिखाई, कमज़ोरी क्यों देखने को मिली? जब इनको निकाला गया था तो वापस रखना तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसके पीछे तमाम तरह के सवाल सरकार की मंशा को लेकर भी अब खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जब विधानसभा की तरफ से इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया था और उसके बाद इनका टर्मिनेशन यहाँ पर किया गया था, उसके बाद ये कर्मचारी सीधे तौर पर कोर्ट के शरण में गए थे। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिव और ये राज्य सरकार से इस बाबत यहाँ पर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा था, कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था कि आखिर किन कारणों के चलते इनकी नियुक्तियों को अवैध करार यहाँ पर दिया गया है। उस पर ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा की तरफ से जो शपथ पत्र वहाँ पर दिए गए थे, उन सभी शपथ पत्रों से, उन सभी जवाबों से हाईकोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया और यही वो कारण रहा, यही वो कमजोर पैरवी सरकार की रही, जिस पर यह कह सकते हैं कि कर्मचारियों को बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। उन्हें स्टे यहाँ पर दे दिया गया। अब ये कर्मचारी वापस अपने यहाँ पर ज्वाइनिंग विधानसभा में करने लगे। विधानसभा की तरफ से एक बार फिर इन्हें शपथ पत्र भरवाने के साथ साथ इनके ज्वाइनिंग देने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। संख्या बहुत बड़ी है और इन सभी को दोबारा से इनके पदों पर वापसी मिल जाएगी। चलिए अब तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी आपसे फिर आगे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की डीजीसीए ने शुरू की है जांच और डीजीसीए की विशेष टीम जो है वो लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। एक हफ्ते में आ सकती है डीजीसीए की तकनीकी जांच की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। पायलट समेत 7 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और 48 घंटे के बाद केदार घाटी में हेली सेवा अब बहाल हुई है। गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा से हेली सेवा शुरू की गई है। फिलहाल उस समय जब हादसा हुआ उसके बाद हेली सेवा को रोक दिया गया था और घाटी में माहौल भी कुछ इस तरह का बन गया था कि लोगों के अंदर डर का माहौल व्याप्त हो गया था। एक हफ्ते में अब लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जो हादसा हुआ उसको लेकर रिपोर्ट अब सामने आएगी, जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें साफ हो पाएंगी और ये पता लग पाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उत्तराखंड में और उसमें हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। ये पूरा हादसा कई इसके कारण बताए जा रहे थे, कई तरह की बातें इसको लेकर कही जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि मौसम में जिस तरीके से बदलाव हुआ उसकी वजह से हादसा हुआ। इससे पहले भी कई तरह के हादसे यहाँ पर घाटी पर देखने को मिले हैं, लेकिन ये एक बार फिर हादसा हुआ जिसके बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए। कहा गया कि क्या इसके पीछे की वजह रही, उसको लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार की गई। और देखिए सबसे बड़ी बात कि अब इसमें टीम का गठन कर दिया गया है। हादसे के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया था इस पूरे मामले को लेकर और उन्होंने अफसोस जताया था जिस तरीके से घटना हुई, जिस तरीके से दुर्घटना का शिकार 7 लोग हुए, उसको लेकर गृह मंत्री ने दुख व्यक्त किया था। और अब जो जांच की टीम है वो जांच कर रही है। 1 हफ्ते का समय बताया जा रहा है कि लगेगा, जिसके बाद काफी हद तक चीजें साफ होंगी। संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ ज़्यादा अपडेट के साथ लगातार बने हुए हैं। अभय देखिए, अब 1 हफ्ते का समय है और 1 हफ्ते के समय के बाद डीजीसीए की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है और वो जांच में स्पष्ट कर पाएगी, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ये अब लोग उम्मीद जता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो केदार घाटी में जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने का जो हादसा यहाँ पर हुआ था, जो दुर्घटना यहाँ पर घटी थी जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी, उसमें डीजीसीए की जो तकनीकी जो टीम है यानी जो जांच टीम है वो केदार घाटी में पहुँच चुकी है। उनके द्वारा विस्तृत जांच यहाँ पर इस हादसे की यहाँ पर की जा रही है। कल टीम के द्वारा कह सकते हैं कि कल कुछ फोटोग्राफी की गई थी, आज भी टीम मौके पर पहुँची हुई है। जो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का जो मलबा है उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी वहाँ पर की जा रही है। उन सभी साक्ष्यों को जुटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है जो इस घटना के कारण यहाँ पर हो सकते हैं, दुर्घटना के कारण यहाँ पर हो सकते हैं, उन सब चीज़ों की डिटेल यहाँ पर ली जा रही है। ये कहा जा सकता है कि 1 सप्ताह के भीतर जो डीजीसीए की जांच टीम है ये अपनी रिपोर्ट अपनी सौंप देगी और 1 सप्ताह के बाद ये कह पाएंगे कि जो दुर्घटना के जो कारण थे आखिर वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो पाया था, 7 लोगों की इस मौत में यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा जो जिला अधिकारी के निर्देश पर जो मजिस्ट्रेट जांच शुरू हुई है, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी यहाँ पर बनी है उसमें भी ये कह सकते हैं कि उन सभी कारणों का जिक्र यहाँ पर पता करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिसमें कोशिश रहेगी कि जो दोषी हैं यानी खासतौर पर उड़ान के समय की जो प्रक्रिया वहाँ पर रही थी, किनके द्वारा अनुमति वहाँ पर उड़ान की दी गई थी और किस प्रकार से उस समय वहाँ पर जो हालात बने थे वो क्या
लगाक उतरे होंगे, उसकी जो सच्चाई है वो सब सामने यहाँ पर आ पाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि केदार घाटी में जो घटना हेलीकॉप्टर की जो यहाँ पर घटी थी, बड़ी दुखदायी घटना कहा जा सकता है। अब उसकी विस्तृत रिपोर्ट 1 सप्ताह के बाद, इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद पता चल पाएगी, जिसमें दोषियों की जो जानकारी है वो यहाँ पर जीत पाएगी। तो कह सकते हैं कि लगातार सरकार अपने स्तर पर, जिला प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है और डीजीसी अपने स्तर पर यहाँ पर काम कर रहा है, ताकि जो इस घटना के दोषी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सके। जी बिल्कुल। अब देखिए, लगातार जांच तो की जा रही है और 7 लोगों की मौत बहुत ही ज़्यादा दुखद थी। इस पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत ही संज्ञान लिया और जांच की बात उन्होंने कही थी। अब जांच में काफ़ी चीज़ें साफ होंगी और साथ ही साथ देखिए, ब्लैक बॉक्स का भी जिक्र लगातार किया जा रहा था कि अगर ब्लैक बॉक्स उसके अंदर मौजूद होगा, हेलीकॉप्टर के अंदर, तो कहीं ना कहीं उससे भी जाँच में अब काफ़ी लाभ मिलने वाला है, काफ़ी आराम मिल सकता है और आसानी से हो सकता है कि अगर मैसेज देने की कोशिश की गई हो ब्लैक बॉक्स के जरिए कुछ पायलट की तरफ से, तो जांच में काफी मदद मिलेगी। अब जब एक ब्लैक बॉक्स आखिर वो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो तकनीकी यंत्र है जिस पर आखिरी शब्द यहाँ पर पायलट के दर्ज होंगे, जो उन्होंने उस समय घटना के समय वहाँ पर सूचित किया होगा। उन सब चीज़ों की पूरी डिटेल यहाँ पर होगी। साथ ही हेलीकॉप्टर किस कंडीशन में था, अगर उसमें पहले से ही कोई तकनीकी खराबी थी तो उसका भी उसमें उसके साक्ष्य भी उसमें मौजूद वहाँ पर होंगे, उसके प्रमाण वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन जो ये कहा जा सकता है कि जो दुखदायी जो पहलू है वो ये है कि लगातार देखिए नियमों की उस घाटी में लगातार हेली सेवाओं के दौरान होती रही है। तो ऐसे में उन नियमों का अगर सख्ती से पालन ना कराया जाए तो फिर और बड़ी दुर्घटनाएं भी यहाँ पर घट सकती है। कह सकते हैं कि 48 घंटे बाद फिर वापस केदार घाटी में जो हेली सेवा थी उनको वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। गुप्तकाशी, सिरसा, फाटा जगह से जो हेली सेवाएं वो यहाँ से शुरू की जा चुकी है और कोशिश यही है डीजीसीए की इस बार जो जाँच हो उस जाँच में तथ्य प्रमाण हो, ताकि जो कमियाँ हैं उन कमियों को दूर किया जा सके। जी बिल्कुल। अब आप बने रहिए हमारे साथ। चले, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद और आगे आपसे अपडेट लेंगे। प्लास्टिक और कूड़ा निस्तारण पर एचसी की नई व्यवस्था। एचसी ने शहरों के स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ने पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट खुद ईमेल आईडी बनाएगा और प्रदेश के नागरिक कर सकते हैं उसमें अपनी शिकायत दर्ज। शिकायत पर 48 घंटे कचरा हटवाएंगे और 48 घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि कचरा जो है उसको हटवाया जाएगा। दोनों मंडलों के कमिश्नर जमीनी स्तर पर स्थितियां सुधारने के लिए डीएम को जो जानकारी है उसकी डीएम को सौंपी है कमान। इसको लेकर स्थितियां जो है उसको सुधारा जाएगा। जमीनी स्तर पर तमाम सुविधाएं जो हैं वो इसको लेकर दी जाएंगी कि स्वच्छता को लेकर ध्यान रखा जाए। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है जिस तरीके से अब पिछड़ता जा रहा है उत्तराखंड स्वच्छता के मामले में, उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने अब चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट खुद अब एक ईमेल आईडी बनाएगा। 48 घंटे का समय होगा जिसमें शिकायत जो भी आएंगी 48 घंटे के समय में उनको ठीक किया जाएगा। उन पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। डीएम के साथ गांव का दौरा अभियुक्त करेंगे और पूरी जानकारी इसको लेकर देंगे। अभय कैंतुरा हमारे साथ बने हुए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। अबे देखिए, हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कचरा देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में कई जगहों पर, उसको लेकर चिंता जाहिर की है और खुद एक नई नीति जो है, इसमें नई व्यवस्था जो है उसको लागू करने का काम किया है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जिस प्रकार से हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान यहाँ पर लिया जा रहा है उस पर अब राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को यहाँ पर काम करना होगा। कूड़े के बढ़ते हुए ढेरों को लेकर सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर यहाँ पर करी है और उत्तराखंड में स्वच्छता रैंकिंग के मामले में जिस प्रकार से राज्य के शहर पिछड़ रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर चिंता के तौर पर अब कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने खुद कमान संभालने का काम यहाँ पर शुरू किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश यहाँ पर दिए और ख़ासतौर पर दोनों जो मंडलों के कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, दोनों के जो कमिश्नर हैं उनको निर्देश देते हुए कहा कि वो जिला अधिकारियों के साथ मिलकर गांवों का दौरा करें, हर उस शहर का दौरा यहाँ पर करें जो उनके अधिकृत जो क्षेत्र हैं, ताकि वहाँ पर कूड़े का निस्तारण हो सके, कूड़े के ढेर ना लगे, ताकि जो बीमारियां हैं या फिर जो प्रभाव जाता है वो प्रभाव नकारात्मक यहाँ पर ना देखने को मिले। हाईकोर्ट ने इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात कही कि उन्होंने कहा है कि अब हाईकोर्ट की तरफ से एक ईमेल आईडी यहाँ पर बनाई जाएगी। उस ईमेल आईडी को सार्वजनिक यहाँ पर किया जाएगा। उस पर आम जनता अपनी शिकायत भेज सकती है और उस शिकायत में जवाब में सीधे तौर
तौर पर कह सकते हैं कि 48 घंटे के भीतर जो वहाँ का जो प्रशासन होगा, यानी अगर कुमाऊं मंडल से शिकायत है तो कुमाऊं मंडल के जो कमिश्नर हैं वो शिकायत का निस्तारण वहाँ पर करेंगे, और गढ़वाल मंडल की से शिकायत है तो गढ़वाल मंडल के कमिश्नर तत्कालीन अधिकारियों को निर्देश देते हुए वहाँ की जो समस्या उस समस्या का निस्तारण करेंगे। साफ तौर पर हाईकोर्ट की जो चिंता है वो यही है कि रैंकिंग के मामले में जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य पिछड़ रहा है स्वच्छता की रैंकिंग में, उस पर सुधार लाने की आवश्यकता है और उसके लिए जरूरी है कि धरातल पर काम किए जाएं। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको मजबूत यहाँ पर किया जाए ताकि जगहों पर जो कूड़ा जमा हो रहा है वो वहाँ पर ना हो सके, जनता को उसका लाभ यहाँ पर मिल सके। जी बिल्कुल अभय, और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर किसी को पता है। अगर राज्य स्वस्थ रहेगा तो राज्य स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, और इस तरीके से तमाम तरह की जो परेशानियां बीमारी को लेकर उत्पन्न होती हैं, बीमारियां भी कम होंगी। तो ऐसे में हाईकोर्ट की चिंता कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है वो बहुत सराहनीय भी है। बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट लगातार राज्य के इन ज्वलंत मुद्दों को यहाँ पर उठाता आया, उस पर स्वतः संज्ञान लेता आया है, सरकारों को लगातार वो निर्देशित यहाँ पर कर रहा है कि अगर इन जनहित की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर उनकी तरफ से और सख्त कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। और यही वजह है कि जिस प्रकार से स्वच्छता रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य पिछड़ रहा था, ऐसे में हाईकोर्ट ने स्वयं इस बात का संज्ञान यहाँ पर लिया है। एक ईमेल आईडी बनाने की बात हाईकोर्ट ने कही है और उस ईमेल आईडी पर जनता की जो भी शिकायत होगी उस शिकायत का 48 घंटे के भीतर वहाँ के जो प्रशासन होगा उस प्रशासन को यहाँ पर निस्तारण करना होगा, और अगर निस्तारण करने में देरी होती है तो सीधे तौर पर दोनों मंडलों के जो कमिश्नर होंगे वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो ये हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है, और अब भी अगर धरातल पर अधिकारी इसी तरीके से लापरवाहियाँ बरतते रहे, जो जनहित की समस्या है उनका समाधान नहीं निकल पाते, तो फिर उनके खिलाफ हाईकोर्ट यहाँ पर एक्शन लेता हुआ नजर आएगा। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में अब जिस प्रकार से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अव्यवस्थित जो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा था, उस पर जो नियंत्रण नहीं था अधिकारियों का, प्रशासनों का, उस पर अब नियंत्रण पाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी और स्वच्छता की रैंकिंग में उत्तराखंड सुधार कर सके, उत्तराखंड के जो शहर है, जो ग्रामीण स्तर है वो स्वच्छ रह सके, ऐसी कोशिश हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए अभय, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। आरएसएस ने प्रांतीय स्तर पर किया है फेरबदल। युद्धवीर यादव को पूर्वी यूपी का भार मिला है। युद्धवीर को सह क्षेत्र सेवा प्रमुख केंद्र कानपुर बनाया गया है। उत्तराखंड के सह प्रांत प्रचारक देवेंद्र सिंह को बनाया गया है। हरियाणा भेजा गया है, और आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह को हरियाणा भेज दिया गया है, और साथ ही साथ देवेंद्र को ग्रामीण विकास का सह क्षेत्र सेवा प्रमुख बनाया गया है। हरियाणा के साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ का संभालेंगे भार। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 16 से 19 तारीख के बीच प्रयागराज में हुई थी बैठक, और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आरएसएस से जुड़ा ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो कार्यभार था उसमें फेरबदल किया गया है। आरएसएस ने प्रांतीय स्तर पर फेरबदल किया है। युद्धवीर यादव को पूर्वी यूपी का भार मिला है। राज्य गठन को 22 साल बीतने के बाद भी तमाम विभागों की नीतियां अब तक नहीं बनी है, और जिसके चलते विभागों में बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से काम तक नहीं हो पा रहा है। अब 22 साल बाद सरकार की पहल पर सचिव स्वास्थ्य ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फार्मा नीति को लेकर मसौदा तैयार किया है, जो जल्द ही कैबिनेट में आने के बाद लागू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें R&B को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे फार्मा कंपनियां, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो है राज्य में स्थापित हो सकेंगी। फार्मा नीति का मसौदा तैयार हो गया है और इसको लागू किया जाएगा जल्द से जल्द। सचिव स्वास्थ्य ने तैयार किया है मसौदा। तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। फार्मा नीति में बदलाव देखने को मिलेगा। नए फार्मा नीति के संबंध में डिस्कशंस हो गए हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ भी हो गए हैं, और हम लोगों ने एक अच्छा सा ड्राफ्ट भी उसमें बना दिया है, और प्रेजेंटेशन भी 1-2 दिन में हो जाएगा। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।